बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। वज़ीर आज़म साहब ने क्यों कहा कि मैं किसी प्रेशर में नहीं आऊँगा, इस्तीफ़ा दे दूँगा। ये इस्तीफ़े की धमकी क्यों दी? TLP तहरीक लब्बैक को फैज़ाबाद कौन ले आया? ये चक्कर क्या है? ये ताने बाने क्या हैं? कल बड़ा अहम इजलास हो रहा है मरी में। नवाज़ शरीफ साहब ने तमाम रहनुमाओं को बुला लिया। मरीम नवाज़ साहबा भी पहुंच गई वहीं पे। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी वहीं पर मौजूद हैं। उनकी मुलाकातें भी हो चुकी हैं, बाकी रहनुमाओं से फ़र्दन मुलाकातें भी हो चुकी हैं। ये चक्कर क्या है? क्या हो रहा है? ये मामला क्या है? इसी पे बात करेंगे। अहम तरीन वीडियो है भाई। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना ना पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट चल रहे हैं धड़ाधड़। मैं आपकी डिमांड पर धड़ाधड़ आप तक ख़बरें पहुँचा रहा हूँ। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाइए, प्यासों को पानी पिलाइए। इससे बड़ा सदका जारिया हो नहीं सकता। वज़ीर आज़म साहब ने एक बयान दिया, बड़ा अहम बयान, कि जी मैं किसी का प्रेशर नहीं लूँगा, इस्तीफ़ा दे दूँगा, प्रेशर कबूल नहीं करूँगा। अब ये बयान बज़ाहिर तो उन्होंने FBR के वो सेंट्रल ऑफिस आए, वहाँ तकरीर कर रहे थे वहाँ पर। अब FBR तो नहीं दे सकती ना वज़ीर आज़म पे प्रेशर। वापडा वाले तो वज़ीर आज़म पे प्रेशर नहीं दे सकते। तो ये प्रेशर देने वाला कौन है? उधर से हम देख रहे हैं ख़ान साहब को रिलीफ़ पे रिलीफ़ मिल रहा है। अब जो मैं बातें कुछ इशारों किनारों में भी करूँगा, लेकिन मैं बड़ी खुल के बातें करूँगा। हालांकि लिपटी नहीं रखता होता, मैं मालूमात की बुनियाद पर वीडियो करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कभी शुरली छोड़ी नहीं है, और ना ही, क्योंकि मैं सबसे पहले अपने आप को अपने परवरदिगार के सामने जवाबदेह समझता हूँ। आपकी सहाफ़त बाद में, आपकी इंसानियत पहले। इंसानियत है तो फिर सहाफ़त भी है। तो खैर, अब बात यह है कि ख़ान साहब को उधर से रिलीफ़ पे रिलीफ़ मिल रहा है। वो ख़ान साहब जिनके बारे में परसेप्शन ये था कि ये तो 10 दिन भी नहीं गुजार सकते जेल में, वो ख़ान साहब महीने क्या साल गुजार गए जेल में। और फिर उसके बाद आपने देख लिया सूरत हाल क्या। अब वो मुलाकातें हो रही हैं उनकी मर्ज़ी पर, बकरे शक्रे भी वो खा रहे हैं, देसी मुर्ग़ भी वो खा रहे हैं, देसी घी में पका के। जिसको चाहते हैं वो मेहमानों को वो भी बुला लेते हैं, मुलाकातियों को भी बुला लेते हैं। अब आज मैंने सुना कि जी वो पेशी थी, और ख़ान साहब ने कहा कि जी कल मतलब वो पेशी थी, और ख़ान साहब ने कहा कि मैं वॉकआउट कर जाऊंगा अदालत से जब तक मीडिया को यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता। फिर जज साहब ने वो ठहरे ही नहीं, जज साहब ने कहा जी मीडिया आ जाए। वो मीडिया आया, और फिर ख़ान साहब चढ़ गए रोस्ट्रम पे और उन्होंने पूरी तकरीर जड़ दी। तो मतलब कहने का ये है कि इस तरह की सहूलियात किसी और कैदी को थी, नवाज़ शरीफ को इस तरह की सहूलियात थी। वो कहते हैं कि फ़लाँ को आने दें, फ़लाँ मीडिया आएगा तो मैं ये करूँगा। कभी कहते हैं मैं भूख हड़ताल करूँगा, कभी वो जंगल का बादशाह कहकर आर्मी चीफ़ की ऐसी तैसी फेर देते हैं। तो ये ऐसे तो नहीं है। मतलब लोगों के सामने कुछ देखने का और होता है, अंदर खाना कुछ और चल रहा होता है। तो ख़ान साहब के अब जो नून लीग कह रही है, ये जो रिजेंटमेंट शो कर रही है, ये जो उसका गुस्सा बढ़ रहा है हुकूमत का, बज़ाहिर तो ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है अदलिया के ख़िलाफ़ बढ़ रहा है, उन 8 जजों या 8 काले भोंडों के ख़िलाफ़ बढ़ रहा है। लेकिन ये गुस्सा सिर्फ अदलिया के ख़िलाफ़ नहीं बढ़ रहा बल्कि नून लीग के अंदर एक परसेप्शन है, और नून लीग के बहुत सारे रहनुमाओं के अंदर ये परसेप्शन है, और ये तासुर है, और उनकी इतला है। उनके मुताबिक वो कहते हैं कि हमारे साथ कुछ डबल गेम हो रही है। अब समझ तो आप गए होंगे, ठीक हो गया ना? डबल गेम कैसी हो रही है ये मैं आपको बताता हूँ। चाहे वो कोई धड़ा कर रहा है, या वो कोई नंबर 1 की कोई बात नहीं मान रहा, या नंबर 2 कोई अपनी अयाशियों में मसरूफ़ है, नंबर 3 को कुछ करने नहीं दिया जा रहा। आगे मैं नहीं आ गया, बहुत खुद समझदार हैं, समझदारी से काम लिया करें। अब मामला ये है कि ये TLP जनाब यहाँ पे आ गई फैज़ाबाद, और ये अचानक ही आके जनाब उन्होंने कहा कि ये तो हम कोई मुतालबात हैं
हमारे हुकूमत पाकिस्तान से साद रिजवी साहब ने कहा है कि हमारे हुकूमत पाकिस्तान से सिर्फ 3 मुतालबात हैं। मज़लूम फ़लस्तीनियों तक ग़िज़ाई व तिब्बी इमदाद फ़िलफ़ौर पहुँचाई जाए। दूसरा मुतालबा है कि हुकूमत सरकारी सतह पर इसराइली मसनूआत के बाइकाट का ऐलान करे। और तीसरा मुतालबा है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को दहशतगर्द करार दिया जाए। ठीक हो गया। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये जंग कोई अक्टूबर में शुरू हुई थी। 40,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके और साद रिजवी साहब को अब होश आया है माज़रत के साथ। वो फैज़ाबाद जी मैंने जाके बैठना है और मैंने फ़लस्तीन के हक़ में ये रैली भी निकालनी है और ये मार्च भी करना है और वहाँ पे धरना भी देना है और ये मुतालबात भी करने हैं। पहली बात तो ये है। ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग अब मसलन मैं आपको उनके कुछ पुराने धरनों से मुतल्लिक एक ये मैं वीडियो सुनवाता हूँ खादिम रिजवी साहब की। अल्लाह बख्शे, खादिम रिजवी साहब ने ये कहा था कि फिर मैं भी बता दूंगा कि मुझे किसने कहा है कि फैज़ाबाद धरने पे जाओ और फैज़ाबाद में जाके धरना दो, फिर मैं भी बता दूंगा। और ये बयान देने के बाद, ये मैं अभी सुनवाता हूँ आपको, ये बयान देने के बाद फिर तीसरे दिन हमने सुना कि उनकी वफ़ात हो गई है। उन दिनों कोरोना भी चल रहा था। समझ आ गई आपको? ठीक हो गया ना? ये ज़रा सुन लें, फिर उसके बाद इस पे बड़ा आज सैर हासिल किस्म का तबसरा करते हैं ज़रा इत्मीनान से। ये ले मैंने भी जुमे पे कहा था कि फिर मैं भी दस देंगा कि मैनू किने कैसी कि फैज़ाबाद जाओ। एक दफ़ा फिर सुन लें। मैनू किने कैसी कि फैज़ाबाद जाओ, मुझे किसने कहा था कि फैज़ाबाद जाओ, फिर मैं भी ये बता दूंगा। फिर जब ये कहा कि बता दूंगा तो फिर हमने देखा कि तीसरे दिन, उससे एक दिन छोड़ के तीसरे दिन ये ख़बर आ गई। ठीक हो गया? समझ आ गई? अच्छा, फिर उसके बाद इमरान ख़ान के दौर में भी ये आए और फिर फ़ौज से जब उन्होंने मदद मांगी और जब फ़ौज से उन्होंने मदद मांगी तो फिर आर्मी चीफ़ का ये बयान आया कि अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक हो गया? फ़ौज को आखिरी ऑप्शन के तौर रखना चाहिए। और फिर हमने देखा कि अकील करीम रेड्डी साहब और पता नहीं कौन कौन आए और उनके मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात आर्मी चीफ़ से हुए, फिर फ़ोटो शोटो भी आई और वग़ैरह वग़ैरह वग़ैरह। फिर उसके बाद वो सारा कुछ यहाँ पर पहले धरनों में आके फ़्रांस के सफ़ीर का मुतालबा करते रहे उसको निकाला जाए। जब वो बग़ैर उसको निकाले बग़ैर वो वापस चले गए और लोगों ने सवाल किया कि जी आप तो गए थे फ़्रांस के सफ़ीर को निकालने के लिए, तो फिर तहरीक लबैक के दोस्तों ने कहा कि जी वो तो हमारा मुतालबा था ही नहीं। सही हो गया ना? ठीक। अब देखते हैं कि ये तो एक मुतालबात जो हैं मैं समझता हूँ बड़े ही जायज़ मुतालबात हैं जी। बिल्कुल ग़िज़ाई व तिब्बी इमदाद फ़िलफ़ौर पहुँचाई जाए, वो पहुँच भी रही है। जितने तक इनका बस चला है, जमात इस्लामी भी गई है और साथ हुकूमत पाकिस्तान ने भी, पाकिस्तान आर्मी ने भी वो भिजवाई है। दूसरा कि सरकारी सतह पर इसराइली मसनूआत का बाइकाट का ऐलान किया जाए। जी बिल्कुल ठीक, मैं समझता हूँ किया जाना चाहिए। और ये जो तीसरा है कि वज़ीर-ए-आज़म को दहशतगर्द करार दिया जाए, अब उसमें अगर वो दे भी दें तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? और मेरा ख़्याल है कि ये उसमें क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान क्या कर सकता है, अब आप अंदाज़ा कीजिए ना। ठीक हो गया ना? अच्छा, यहाँ पर 52 मुल्क हैं और यहाँ तो हम एक एक पैसे के मोहताज हैं जो IMF हमसे, खैर ये लंबी बात हो जाएगी। ठीक है ना? लेकिन अब बात ये है कि ये कौन लाया, और कल मरी में बहुत ही अहम इजलास है। उस अहम इजलास में कुछ अहम बातें भी डिस्कस होनी हैं और वो अब लगेगा पता कि उन अहम बातों में क्या वो कोई पार्लियामेंट के इजलास में क्या कोई करारदाद आ रही है, या पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में, या दोनों ईवानों में कोई करारदाद आ रही है। ये जो 8 जजेस का या 8 काले भोनों का जो फ़ैसला आया है, बिन मांगे जो गिफ्ट और बोनस मिला है PTI को, इसके ख़िलाफ़ को करारदाद आई है। एक बात।
दूसरी बात यह है कि अगर हुकूमत इस फैसले को नहीं मानती, जो कि अंडर कंसिडरेशन है, ये बात चल रही है और कल के इजलास में भी हो सकता है ये बात चले, और ऑलरेडी भी क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब मरी में हैं, मरीम नवाज़ साहब पहुँच चुकी हैं, मुलाकात कर चुकी हैं वालिद से। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी वहीं पे थे, वो भी मुलाकात कर चुके हैं, कल भी वो इजलास होगा वहीं पर, और फ़र्दन भी नवाज़ शरीफ साहब वो कर चुके हैं। अब नून लीग में ये परसेप्शन है कि ये इस तरह से चल नहीं सकता। वज़ीर आज़म साहब ने भी इसीलिए कहा था कि ये क्या सूरत हाल है कि मैं प्रेशर नहीं लूँगा, मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। हालांकि नवाज़ शरीफ साहब का मिजाज तो कुछ और है। नवाज़ शरीफ साहब का मिजाज ऐसे बयानात देने के वाला नहीं है। इन बयानात से शहबाज शरीफ का जो मिजाज है वो मुताबिकत नहीं रखता। लेकिन कोई इस तरह की तो बात है ना कि शहबाज शरीफ साहब जैसे ठंडे बंदे को भी ये धमकी देने पड़ी कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, मैं प्रेशर नहीं लूँगा। उन पे प्रेशर कौन डाल रहा है? एक बात है ना, अब तो बहुत सारे लोग कहने लग गए हैं कि जनाब को नंबर 1 की हुक्मदूली हो रही है, नंबर 2 की भी इस तरह से उनकी अपनी अयाशियाँ नहीं ख़त्म हो रही, नंबर 3 को कोई कुछ करने नहीं देता, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। अच्छा, अब बहुत सारी बातें चल रही हैं। कुछ ये भी कह रहे हैं कि नंबर 1 बहुत शरीफ है, नंबर 2 भी शरीफ है, तो यहाँ पर शरीफ ही सारे इकट्ठे हो गए हैं, तो फिर तो आई थिंक कि मैं अब क्या कह सकता हूँ। ठीक है ना। अब उसके बाद क्योंकि नून लीग के अंदर, मैं खुल के बात करूँगा, सियासी जमातों के अंदर भी, हुकूमत के बहुत सारे ज़ुमा के अंदर भी ये परसेप्शन है कि ये हो नहीं सकता कि ये जजेस इनकी मुबैना तौर पे, ये लोग कह रहे हैं, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं इनकी मुबैना तौर पर ये जुर्रत या औकात ही नहीं हो सकती मुबैना तौर पे कि वो ऐसे फ़ैसले दें। कोई कानून और आइन के मुताबिक तो फ़ैसला नहीं हुआ ना। ठीक है ना। ये फ़ैसला कैसे हुआ है? ये फ़ैसले इस तरह के किस तरह से हो गए हैं? अब इस फ़ैसले पर भी अमल करना है या नहीं करना? अगर अमल नहीं करना और इलेक्शन कमीशन भी साथ खड़ा होता है तो फिर जब तक इस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं होती तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। मामलात बहुत सारे हैं ना, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी की तरफ से भी सफाई आने लग गई है। कुछ मैंने पता किया यार, जरदारी साहब का भी एक बड़ा ख़तरनाक बयान आया था कि नून लीग से हुकूमत चल नहीं रही। ये बयान क्यों आया? मैंने कुछ कुरेदने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि यार और भी कुछ वजूहात हैं। पंजाब में उनको मरीम नवाज़ साहबा सांस नहीं लेने दे रही, और फौरी तौर पे ये भी है कि जरदारी साहब लाहौर गए तो उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ साहबा वो तो मेरी बेटियों की जगह पे हैं, और ना वो मुझसे मिलने आई, ना वो मुझे रिसीव करने आई, ना कोई चाय पे बुलाया, ना कोई मुलाकात की, कुछ भी नहीं। इस चीज़ का गिला उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को भी किया है। ठीक। अच्छा, अब नवाज़ शरीफ साहब से तो गालिबा उनकी मुलाकात नहीं होती आजकल, तो शहबाज शरीफ साहब से इस बात का गिला उन्होंने किया। लेकिन मैंने तो कभी ये भी नहीं देखा कि वो शहबाज शरीफ साहब को रिसीव करने आई हूँ, या मैंने कभी ये भी नहीं देखा कि जैसे इमरान खान साहब वहाँ जाया करते थे और वो परवेज़ इलाही की जब हुकूमत होती थी और उनका वज़ीर आला अपना होता था और वो वहाँ पर जनाब मीटिंग किया करते थे, मीटिंग को चेयर करते थे। शहबाज शरीफ ने तो कभी चेयर नहीं किया। वो ख़ानदानी मीटिंग में 1-2 में गए हैं, वो भी वैसे ही खबर आई है कि जनाब जाती उम्रा में या मॉडल टाउन में इकट्ठे हुए, जाती उम्रा में इकट्ठे हुए और वो सारा ख़ानदान इकट्ठा हुआ वगैरह, लेकिन कोई सरकारी सतह पे तो नहीं। अलबत्ता नवाज़ शरीफ साहब को देखा, जिस पर बहुत सारे PTI के दोस्तों ने एतराज़ भी किया, बाकी लोगों ने, कि ये किस तरह से चेयर कर रहे हैं वज़ीर आला के साथ, किस हैसियत में। लेकिन वज़ीर आज़म को तो कभी नहीं देखा। तो जरदारी साहब का क्या गिला कि उनको वज़ीर आज़म जब जाते हैं और वज़ीर आला नहीं उनके साथ, कोई कब किसी ने नहीं देखा, तो फिर जरदारी साहब का क्या गिला बनता। खैर, जरदारी साहब ने ये गिला किया। तो मैंने कहा शायद हो सकता है कि कुछ इस तरह का हवाओं का रुख बदला हो, या जिस तरीके से भी जो हो। अब कुछ लोग कह रहे हैं जनाब कि अब इनको जो है ना छोड़ देनी चाहिए फेडरल गवर्नमेंट, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब वो कहते हैं ना कि हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठा हूँ, अब बता कौन से धागे को जुदा किस से करें। तो भर अब मसला कहने का ये है कि अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी शकूक व शुबहात की नज़र हो रही हैं, और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी कहा है कि कुछ गिले शिकवे भी पहुँचाए गए हैं कि ये क्या हो रहा है,
یہ کیا صورتحال ہو رہی ہے، کیونکہ دکھنے میں کچھ اور صورتحال ہوتی ہے اور اندرون خانہ کچھ اور چل رہی ہوتی ہے۔ وہ خان صاحب جن کے بارے میں کہ وہ تو 9 دن بھی جیل میں نہیں گزار سکتے، اتنے دن انہوں نے کس طرح سے، ان کے ساتھ لوگ کہتے ہیں مسلسل لوگ رابطے میں ہیں، ان کے ساتھ اگر وہ رابطے میں نہ ہوتے تو وہ نہیں چل سکتے تھے جیل کے اندر۔ اور یہاں تک بھی پتہ چلا، مجھے بہت ہی باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ یہ جو الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی آئی کا کالعدم قرار دیا گیا، یہ خان صاحب کے مطالبے اور خان صاحب کی خواہش پر دیا گیا کالعدم قرار، ایسے نہیں۔ یعنی الیکشن کمیشن نے اس کو نہیں مانا تو یہ خان صاحب کے مطالبے پہ ہوا ہے، اور پھر انہوں نے کس سے مطالبہ کیا؟ وڈے گھر سے مبینہ طور پر، اور وڈے گھر نے پھر کہا کہ آپ فکر نہیں کریں ایسا ہی ہوگا۔ بھلا ایسے کیوں ہوگا؟ اب ایک بات ہے نا کہ انٹرا پارٹی الیکشن جس کی بنیاد پر انہیں بلے کا نشان ہی نہیں ملا، تو ان کا انٹرا پارٹی الیکشن، خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر یہ انٹرا پارٹی الیکشن ایکسیپٹ ہو جاتا ہے تو پھر تو میں مائنس ہو گیا ہوں۔ آپ سمجھ آ گیا آپ کو؟ ٹھیک ہو گیا نا؟ پھر تو میں مائنس ہو گیا نا، بالکل، کیونکہ میں پہلے ہی نااہل ہو گیا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب میں پارٹی کا صدر ہوں اور میں پارٹی کا چیئرمین ہوں، اور یہ اگر چیئرمین دوسرا بن جاتا ہے، اور اب تو پیپلز پارٹی کا کوئی چیئرمین نہیں، یہ تو بیرسٹر گوہر کو تو ویسے کہا جاتا ہے، ابھی تک ان کا انٹرا پارٹی الیکشن وہ تو تسلیم ہی نہیں ہوا، وہ تو قبول ہی نہیں، وہ تو منظور ہی نہیں، وہ تو انٹر پارٹی الیکشن تو وہ منسوخ ہو گیا، وہ تو ختم ہو گیا، اس کو تو مانا ہی کسی نے نہیں ہے، وہ تو ریجیکٹ ہو گیا، اسی وجہ سے تو بلے کا نشان نہیں ملا۔ اب خان صاحب نے کہا ہے مبینہ طور پہ کہ جناب وڈے گھر سے اور کچھ لوگوں سے کہا ہے کہ اگر یہ ایکسیپٹ ہوتا ہے تو پھر تو میں بالکل مائنس ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا پھر کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا یہ ایکسیپٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ ریجیکٹ ہونا چاہیے، یہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں یہ قبول نہیں ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا نہیں ہوں گے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اسی طرح سے ہوا، وہ نہیں ہوئے۔ اب پی ٹی آئی کا کوئی چیئرمین نہیں ہے، لیکن اب وہ بانی چیئرمین بانی کہہ کے تو وہ کہتا ہے اس طریقے سے تو میں بالکل پریکٹیکلی میں کاغذوں میں بھی مائنس ہو جاؤں گا، کوئی اور آ کے چیئرمین شپ کی وہ سیٹ لے لے گا، تو اس طریقے سے نہیں ہے۔ خان صاحب کسی کو اپنی جگہ پہ نہیں آنے دیتے، بھلے وہ کوئی بھی ہو۔ آپ بیرسٹر گوہر تو چھوڑ دیجئے یا عمر ایوب تو چھوڑ دیجئے، وہ کوئی بھی ہو، کسی کو برداشت نہیں کرتے۔ تو اندرون خانہ تو یہ چیزیں سننے میں آ رہی ہیں۔ کیا یہ چیزیں حکومت کے نوٹس میں نہیں ہیں؟ حکومت نہیں دیکھ رہی ان چیزوں کو؟ بالکل دیکھ رہی ہے۔ اب میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو کچھ شکوک و شبہات ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ڈبل گیم جو ہو رہی ہے، اس ڈبل گیم کو سٹاپ ہونا چاہیے، یہ ڈبل گیم اب رکنی چاہیے۔ اب اس طریقے سے یہ نہیں چلے گا کہ یہ ڈبل گیم اس کو ریلیف ملتا جائے اور وہ سب کچھ، اور یہاں پر ہم خوار ہو جائیں، ہم اپنی سیاست کو بھی دفن کر بیٹھیں، ہم ایک جگہ دوسری جگہ بھاگ کے ہمارا ستیہ ناش ہو جائے، ہم معیشت کو ٹھیک کرنے میں لگے رہیں اور آپ ہماری جڑیں کاٹتے رہیں۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ اب میرا خیال ہے مجھے بتانے کی ضرورت ہے کوئی نہیں کہ تحریک لبیک کو کون لے آیا، اور ٹی ایل پی والوں کو، اور کچھ لوگ جو ان کو جن کی پراکسی کہہ رہے ہیں وہ لے آئے، اور وہ کیوں لے آئے یہ میں پھر کسی اور ویڈیو میں بھی اگلی میں بھی بتاؤں گا۔ ابھی ذرا تھوڑا سا حوصلہ رکھیں نا، اور امید ہے آپ کو ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔